गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें कमोडिटी के प्राइस के बारे में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में ना रिलेशनशिप बताता है। जब भी आप डिमांड कर्व बनाओगे तो आप जो प्राइस होगा उसको वाई एक्सिस पे लिखोगे और क्वांटिटी डिमांडेड होगी उसे एक्स एक्सिस पे लिखोगे। प्रॉमिस करो ये बात नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर ये बात नहीं भूलोगे तो आपका डिमांड कर्व कभी गलत नहीं बनेगा। अब जो डिमांड कर्व होता है ना, वो यहाँ तो लिखा है जर्नली, लेकिन हमेशा ही डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ये तीन तरीके के डिमांड कर्व हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग, देख रहे हो, डाउनवर्ड जा रहा है। डिमांड कर्व को जब आप डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को एक साथ इंटरसेक्ट करवाते हैं तो वहां पर बनता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैं उसके लिए एक अलग क्लास लूंगी, इफ यू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अब डिमांड कर्व को जब आप लिखते हैं तो उसको लिखते हैं डी डी डैश, एक जगह डी लिखना, एक जगह डी डैश लिखना। और सप्लाई का कर्व बनाओगे जो कि यहाँ से राइट टू लेफ्ट बनता है, उसको कहते हैं एस एस डैश, एक जगह एस और एक जगह एच डैश लिखना। बात आती है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड को स्लोप क्यों करता है। वो तीन वजह से डाउनवर्ड्स को स्लोप करता है। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या होता है? मेरे पास सपोज 5 बर्गर है, मेरे को बहुत भूख लगी थी, मैंने एक बर्गर खाया, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने दूसरा खाया, मुझे अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने तीसरा खाया, थोड़ा कम मिला। मैंने चौथा खाया, बहुत हल्का सा सेटिस्फैक्शन मिला। फिर मैंने पांचवा खाया, ना के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। तो देखा, हर एक यूनिट को कंज्यूम करने की वजह से मेरी जो सेटिस्फैक्शन है, यूटिल्स है, वो कम हो रही है। इसीलिए यूटिल्स मतलब यूटिल्स इज द यूनिट टू मेजर यूटिलिटी। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रख के रखना, ठीक है। मैं अपना हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रही हूँ, मेरी जो डिमांड है उस यूनिट के लिए वो कम होती जा रही है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा आता है इनकम इफेक्ट। सपोज मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे को 5 चॉकलेट्स खरीदनी है, ठीक है। अगर वो चॉकलेट्स 2-2 रुपए की है तो मैं तो पांचों खरीद लूंगी ना। लेकिन अगर वो चॉकलेट 5 रुपए की हो गई तो अब तो मैं सिर्फ 2 चॉकलेट खरीद पाऊंगी। इसी को कहते हैं इनकम इफेक्ट, कि अगर प्राइस कम होता है तो प्रोड्यूसर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तीसरा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कंज्यूमर जब एक गुड से दूसरे गुड पे सब्स्टिट्यूट या स्विच करता है तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे कि मेरे पास एक कोको कोला है और मेरे पास एक पेप्सी है। मेरे पास, मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास एक आया कस्टमर, उसने बोला कि मुझे कोक दे दो, लेकिन कोक ठंडी नहीं थी, तो उसने कहा कि नहीं, चलो आप पेप्सी दे दो। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर एक कंज्यूमर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, उसको उससे कुछ अलग सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो वो किसी और प्रोडक्ट को ले जाएगा। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका हो सकता है। दूसरा रीजन मैं बताती हूँ कि मेरी कोक 40 रुपीज की थी और मेरी पेप्सी सपोज 30 रुपीज की है। तो कंज्यूमर आया, उसने कहा दोनों ब्लैक ब्लैक ही तो दिखते हैं, उसे कुछ नॉलेज थी नहीं, तो वो 30 रुपीज की पेप्सी लेके चला गया। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब कंज्यूमर किसी दूसरे प्रोडक्ट को चूज करता है क्योंकि वो रिलेटिवली चीपर है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे जरूर बताना, मैं अलग वीडियो बना दूँ। फिर आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में दो तरीके के चेंजेस होते हैं। एक चेंज को कहते हैं मूवमेंट और दूसरे चेंज को कहते हैं शिफ्ट। जब भी, याद रखना ये बात, जब भी शिफ्ट होगा ना तो आपका डिमांड कर्व एक नया कर्व बनाएगा, और जब भी मूवमेंट होगा ना तो डिमांड कर्व सेम कर्व पे मूव करेगा। जैसे कि मूवमेंट में होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज। अब मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस क्या है भाई? मैं बोलती हूँ कि मूवमेंट में तभी मूवमेंट होती है जब प्राइस चेंज होता है, और शिफ्ट अदर फैक्टर्स देन प्राइस की वजह से होता है। ये पॉइंट याद रखो, कभी भी गलत नहीं करोगे कि मैं। अब आता है मूवमेंट के अंदर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है जब डिमांड बढ़ रही है या डिमांड घट रही है प्राइस की वजह से। एक्सटेंशन और शिफ्ट का मतलब, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब घटना, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना। मेरा प्राइस 100 था, मेरी क्वांटिटी डिमांड 10 हो गई। मेरा प्राइस 80 हुआ, मेरी क्वांटिटी डिमांड 15 हो गई। मेरा प्राइस 60 हुआ, क्वांटिटी डिमांड 20 हो गई। मतलब कि
demand curve move along the same curve because only price changes, only price changes. तो movement along the same demand curve होती है, उसी को कहते हैं movement. ठीक है, extension मतलब कि अगर मेरी डिमांड बढ़ी तो मैं यहाँ को जाऊंगी, ये हो गई एक्सटेंशन, और अगर मेरी डिमांड घटी तो मैं यहाँ को जाऊंगी, ये हो गई कॉन्ट्रैक्शन. दूसरा आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व. शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब होता है जब डिमांड में चेंज आ जाए अदर फैक्टर्स की वजह से, लेकिन उस फैक्टर में प्राइस इंक्लूडेड नहीं है. अब शिफ्ट हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है. मैं डायग्राम से समझाती हूँ. एक बात आप हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स को अगर डायग्राम से पढ़ोगे तो कभी गलत नहीं होगा. मैं अदर फैक्टर्स के बारे में, अब हम बोल रहे हैं ये अदर फैक्टर का मतलब है कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो जाना, या पॉपुलेशन में चेंज हो जाना, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हो जाना, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज हो जाना, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज हो जाना. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये बहुत तरीके के गुड्स हैं. इसकी एक नॉलेज इंपॉर्टेंट है. ये हर एक लेवल ऑफ एग्जाम में आते हैं. अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे जरूर बताइएगा. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे. एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड. एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, उसका मतलब होता है डिक्रीज इन डिमांड. अब मेरी हो रही है राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब कि मेरा पहले डिमांड कब था डी. अब मेरा डिमांड कब हो गया D1. क्यों? क्योंकि मेरा प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, देख रहे हो प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो गई. अब ये क्वांटिटी इन इन फैक्टर्स में से, इन पांचों फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज हो सकती है. दूसरा आता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट. लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब पहले मेरा डिमांड कब डी था, अब D1 हो गया. प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी की वजह से डिमांड चेंज हो गई. क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई क्योंकि बाकी फैक्टर्स में से कुछ इफेक्ट में आ गया. इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जो मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में वो उसके प्राइस की वजह से होती है, और जो शिफ्ट होता है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है. मूवमेंट हमेशा सेम कर्व में होती है, लेकिन शिफ्ट में एक नया कर्व बन जाता है. मूवमेंट के अंदर आता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट के अंदर आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज. मूवमेंट का मतलब हो गया कि प्राइस ऑफ अ टी चेंजेस, फोकस ऑन द प्राइस वर्ड. और शिफ्ट इन डिमांड कर्व का हो गया जैसे कि इनकम चेंजेस. अब इनकम के अलावा कोई भी फैक्टर हो सकता है. ये याद रखो कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अदर. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताना. थैंक यू.